नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आप जब आवाज़ उठाते हैं, जब आप मसले खड़े करते हैं, हमने डिजिटल रूपी को लेकर और उसके प्राइवेसी के कंसर्न को लेकर काफ़ी पहले आवाज़ उठाई थी, आपको याद होगा, और अब उसके नतीजे सामने आने लग गए हैं। आरबीआई को सामने आकर सफाई देनी पड़ी है, और उसको सफाई ही नहीं देनी पड़ी है, उसने अपना कसूर माना है। उसने ये एडमिट किया है कि प्राइवेसी के कंसर्न हैं, और अब आरबीआई ने कहा है कि डिजिटल रुपया जो है ना, इसकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए हम कोई टेक्नोलॉजिकल समाधान खोजेंगे। यानी अभी तक प्राइवेसी का कोई इंतज़ाम किए बगैर इसको फ्लोट कर दिया गया था, इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च कर दिया गया था। अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी बड़ी चीज़ें हैं जिसको नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता। आज हम इसी पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर है, उसे भी स्कैन कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, ये डिजिटल रुपी हो सकता है आपके देश की अर्थव्यवस्था को ही ठप कर दें। कैसे होगा ये, इस पे भी बात करेंगे। मैं अभी आया। कुछ लोगों को सरकार से इतना प्यार है ना कि वो कुछ भी करे, निहाल हो जाते हैं, लहालोट हो जाते हैं, उस पे निसार हो जाते हैं। अब डिजिटल करेंसी आई है, डिजिटल रुपया आया है, तो ऐसे लोगों की कमी नहीं जो ये करें कि हाँ, इससे तो अब काला धन खत्म हो ही जाएगा। पहले काले धन को लेकर नोटबंदी के टाइम पे भी बहुत सारा ड्रामा हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी, आपको याद होगा। और अब फिर से भजन कीर्तन शुरू हो गया है, और ये कहा गया कि अब तो प्राइवेट रहेगा नहीं। मैंने भी लिखा कि चिप वाला ई रुपया आने वाला है, इस तरह के चिप वाला नोट, जिस तरह का लोगों ने कहा था कि वैसा ही एक ये नोट आ गया जो बिल्कुल चिप की तरह ही ट्रैकेबल होगा। अब आरबीआई कह रहा है कि इसको खत्म करेंगे, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि जब आप कोई ऐसी चीज लेके आ रहे हैं तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और नागरिकों के जीवन पे क्या असर पड़ेगा। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो आपको एक तरफ से शुरू करना पड़ेगा। टी रविशंकर सफाई देने के लिए आरबीआई की तरफ से आए थे, तो वो जो कह रहे हैं उसके हिसाब से जैसा सामान्य रुपया होता है वैसे ही ये भी रुपया रहेगा। और यूपीआई में और इसमें अंतर यह है कि यूपीआई में जब आप किसी को भुगतान करते हैं तो आपके अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में जाता है, और उसके अकाउंट से कट के अगर वो भुगतान करता है तो आपके अकाउंट में आता है। यानी पैसे किसी ना किसी के अकाउंट में ही रहते हैं, बैंक में रहते हैं। आने वाले समय में हम डायरेक्ट तौर पर पैसे एक दूसरे को दे सकेंगे, और उसमें बीच में बैंक की भूमिका नहीं रहेगी। और आरबीआई का कहना यह कि जब बैंक की भूमिका नहीं रहेगी तो आप लेस मॉनिटर्ड रहेंगे, आपके ट्रांजैक्शंस वगैरह पे कम नजर रहेगी। अडानी साहब के वीडियो पे मैं ले जाना चाहता हूं। बताने की जरूरत नहीं है कि उनके ऊपर कितना कर्जा है, और यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि उनके ऊपर कितना कर्जा बैंकों का है। बैंकों के ब्याज कम करने का काम सालों से इस देश में किया जा रहा था, और यह माना जाता था कि ब्याज कम होगा तो इंडस्ट्री को कम दाम पे पैसा मिलेगा, कम दाम पे पैसा मिलेगा तो उससे वो कारोबार करेंगे, और जब उससे कारोबार करेंगे तो देश में तरक्की होगी, लोग धंधे खोलेंगे तो उसके साथ लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उससे स्पेंडिंग्स होंगी, लोग के पास पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो लोग सामान खरीदेंगे तो बाजार चलेंगे। ये एक धारणा हमको समझाई गई थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन अब ये जो नई व्यवस्था आप लेके आ रहे हैं, इसके बाद तो आप बैंकों को भी कंगाल कर देंगे। कैसे कर देंगे? आप एक बात सोचिए कि अगर रुपया एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जा रहा है, बैंक के जरिए रूट ही नहीं हो रहा है। अभी मैं अगर आपको 100 रुपए देता हूं यूपीआई से, तो वो 100 रुपए मेरे बैंक में थे अभी तक, और अब उसके बाद दूसरा आपके बैंक में आ जाएंगे, यानी वो बैंक में रहेंगे, और बैंक के पास जब ये जमा होगा तो इसी से वो लोन देगा। आप उसकी संपत्ति छीन रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, बाद में भी तो लोग ब्याज के चक्कर में पैसे जमा करेंगे बैंक में। लेकिन जो रोजमर्रा के लेन देन के लिए यूपीआई के जरिए आप इस्तेमाल करते थे, वो पैसा अकाउंट में रहता था, पहली चीज। दूसरा, आम आदमी को
ये भी नुकसान होने वाला है कि जब हमारा पैसा बैंक के जरिए ना जाके सीधे सीधे जाएगा, मान लीजिए मेरे अकाउंट में आज 500 रुपये आए, पड़े हुए हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको खर्च कर रहा हूं, तो जितने दिन तक वो मेरे अकाउंट में रहे उतने दिन तक उन्होंने मुझे ब्याज दिया, तो मेरे पास से तो ब्याज चला जाएगा। और कॉर्पोरेट को इससे दूसरा फायदा ये होने वाला है कि मेरा तो ब्याज का नुकसान हो जाएगा और ऐसा सब लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि पैसे बैंक में जाएंगे नहीं, बाहर की बाहर चलते रहेंगे। कॉर्पोरेट को फायदा होगा इससे। वो कैसे होगा? एक जगह से फायदा होगा, एक जगह से महा नुकसान होगा। फायदा ऐसे होगा कि आपने एक डिजिटल पेमेंट किया, तो आपने डिजिटल पेमेंट किया, आपके मोबाइल से पैसे निकल के उसके मोबाइल में चले गए, तो बीच में कोई भी ट्रांसफर करने का जो खर्चा है ना, आरजीटीएस और ये सब होते हैं जो, वो तो आपको बैंक को नहीं देना पड़ेगा। यूपीआई पे भुगतान की लिमिट है, लेकिन जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं, एक बड़ी कंपनी करोड़ों रुपए की पेमेंट्स करती है, करोड़ों रुपए का सामान खरीदती है, एक एक पेमेंट उनकी करोड़ों करोड़ों की होती है, और वो करोड़ों करोड़ों की पेमेंट जब उनकी आरजीटीएस से होती है, एनईएफटी से होती है, तो बैंक को एक कमीशन देना पड़ता है। वो सारी कमाई बैंकों की चली जाएगी, और उसका फायदा किसको मिलेगा? कॉर्पोरेट को मिलेगा। 10 करोड़ की पेमेंट करनी है अडानी को अंबानी के लिए, या अंबानी को अडानी के लिए, वो 10 करोड़ की पेमेंट वैसे ही कर देगा, बैंक की जरूरत ही नहीं, उसको सीधा पैसा चला जाएगा। और दूसरी तरफ उनको तो फायदा हो गया, आरजीटीएस का पैसा बच गया। दूसरी तरफ उनको नुकसान भी होगा। नुकसान उनको यह होगा कि जब बैंकों में पैसे कम होंगे, तो जो ऋण की उपलब्धता है, ये आरबीआई को भी समझना चाहिए, बड़ा सिंपल इकोनॉमी का सवाल है, जो ऋण की उपलब्धता है इस जगत में, वो कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे आम लोग, हमारे आपके जैसे लोग, उनका पैसा बैंकों में नहीं होगा, तो बैंक के पास पैसे ही नहीं होंगे। तो क्या बैंक के पास सोल एकमात्र काम ये रह जाएगा कि वो आरबीआई से पैसे लेके लोगों को लोन पे देगी? अगर वो ऐसा करती है तो आरबीआई को भी तो पैसे चाहिए। तो आप एक पूरा जो अर्थव्यवस्था का चक्र है उसको डिस्टर्ब कर दे रहे हैं ऐसा करके। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, और वो ये बताती हैं कि ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है। अब अगर आरबीआई कह रहा है कि ये जो एनोनिमस रहेगा, गुप्त रहेगा, आपने किसको क्या पैसा दिया, जैसे आप नोट देते हैं तो रहता है, तो अभी आपको पता चला कि किसी एक आदमी शराब का ठेकेदार है, या कोई और आदमी है, या नेताजी हैं, वो चुनाव में वैन में भर के नोट ले जा रहे हैं, उनके गोदाम में नोट हैं, तो क्या होता था? हम छापा मारते थे, अलमारियों में नोट निकलते थे, पलंग में नोट निकलते थे, दीवार में नोट निकलते थे। अब क्या होगा? आप एक नौकर के हाथ से, नाम से आपने एक मोबाइल कनेक्शन ले लिया, और उस मोबाइल कनेक्शन में आपने डिजिटल रुपी में नोट भर दिए, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। उस रुपए को लेकर आप जहां जाना चाहिए वो आपकी जेब में है, और आप खुद ही कह रहे हैं कि आप ट्रैक नहीं करेंगे वो पैसा आपके पास कहां से आया। इसका मतलब दोनों में से एक चीज हो सकती है, या तो काला धंधा होगा या ट्रैकिंग होगी। तो जो आदमी बेनामी संपत्ति कैश रखते हैं, एटीएम वैन पकड़ी जाती है चुनाव में एक से दूसरी जगह जाते हुए, कोई कहता है मायावती जी का छापा पड़ गया, कोई कहता है कि वो जो पान मसाला वाले के छापा पड़ गया था यूपी में, वो गलत फहमी में बीजेपी वाले पे डाल दिया था, जो भी था, तो वो जो रुपया मिलता था, अब इसका मतलब वो रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नौकर के नाम से या किसी और के नाम से या फर्जी नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बन जाते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था। मैंने क्या बताया था? यूआईडीआई ने ये स्वीकार किया है, बनवा लिया, उसके नाम से एक मोबाइल कनेक्शन ले लिया, उस मोबाइल कनेक्शन में उस मोबाइल फोन के अंदर पैसे रखे, और ये कहा जा रहा है कि बगैर इंटरनेट के भी वो पैसा आप एक से दूसरे को दे सकते हैं। तो ये आप एक जो डिजिटल रुपी लाने के चक्कर में, विदेशों के कहने पे, ये काम दूसरे देशों के कहने पे हो रहा है, विदेशी शक्तियां कह रही हैं तो हो रहा है। और इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये काम मेरे देश में अकेला तो हो नहीं रहा है, ये दुनिया के 98 देशों में हो रहा है। तो पूरी दुनिया में एक साथ क्यों हो रहा है भाई? कोई तो वजह होगी, और उसमें बहुत सारे 11 देश में लॉन्च हो गया है, बाकी और देश भी लाने वाले हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि
कि इसके पीछे एक साथ एक सिंक्रोनाइज पूरी दुनिया में कोई ना कोई व्यवस्था है जो काम कर रही है, पूरी दुनिया में मिलकर ये काम हो रहा है। अब अगर आप भारत की हैसियत देखें डिजिटल करेंसी को लेकर, क्योंकि मोदी जी ने एक बार कह दिया तो हम लोगों को लग गया वाह, भारत ने यूपीआई में क्रांति कर दी है और अब हमने यूपीआई ढूंढ लिया। लेकिन आप पूरी दुनिया से अगर तुलना करें तो डिजिटल पेमेंट के मामले में आज भी हम भूल जाते हैं हम कौन से देश हैं। हम लोग शहरों में रहते हैं, हमको लगता है बस देश शहरी शहर। आपको बताता हूं कि भारत में जो कैश का प्रेफरेंस है वो 54% लोग कैश से ही आज भी लेन देन कर रहे हैं, 40% लोग डिजिटल तरीके से लेन देन करते हैं। डिजिटल में बहुत सारी चीज आती हैं, सिर्फ यूपीआई नहीं आता, और चेक से 2.9% करते हैं। ये जो प्रिफर्ड मोड ऑफ पेमेंट, मतलब इसको प्राथमिकता देते हैं। और जो पैसे लेने का जो प्रेफरेंस है उसमें लोग 49% लोग कहते हैं, मतलब देना तो कैश से चाहते हैं, लेने में चाहते हैं कि भैया हमको 49% लोग ही कह रहे हैं कैश दो, बाकी कहते हैं कि आप हमको डिजिटल पेमेंट कर दो चलेगा। 4% चेक लेते हैं और 2% ने बताया नहीं कि वो क्या लेना चाहते हैं। लेकिन ये आंकड़ा उतना अहम नहीं है, इससे भी अहम आंकड़ा ये है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये आंकड़ा कह रहा है कि भारत में केवल जो डिजिटल पेमेंट होते हैं पर बैंक्ड पर्सन, जिस आदमी का बैंक में जो बैंक का इस्तेमाल करता है, प्रति व्यक्ति कितने डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, इस आंकड़े को अगर आप देखें एक आदमी, तो भारत में वो कुल 134 करता है और चीन में 243 और ब्राज़ील में 339। यानी भारत में भी डिजिटल इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी बहुत फैमिलियर है नोटों उसको इधर से उधर देने का। तो उसमें अगर आप देखें, और ये सोर्स मैं बता रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक का फिंडेक्स डाटाबेस जो है उसका सोर्स है, और बाकायदा इसको लेकर एक फोर्स मैगजीन ने रिसर्च किया है हिंदुस्तान की डिजिटल करेंसी में, जिसमें ये डाटा निकल के आ रहा है। तो मतलब की बात यह है कि इस देश के जो आम लोग हैं वो अभी भी बेचारे डिजिटल करेंसी के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार ज़बरदस्ती थोप देती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ज़बरदस्ती थोपेगी या नहीं थोपेगी, लेकिन ये मुदित मंडली जो है ये हर तरफ कह रही है कि ये दूसरी नोटबंदी आने वाली है। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि अब ये तो दूसरी नोटबंदी है और इस नोटबंदी में जो तरीका है वो ट्रैकेबल है, यानी चिप वाला। बहरहाल जो भी है, लेकिन वो स्थिति ये है कि कुल मिला के अभी जल्दबाजी में डिजिटल रुपये की तरफ नहीं जाना चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों के एक्सपीरियंस देख लेना चाहिए। पाकिस्तान भी जा रहा है, लेकिन वो कह रहा है भारत के भी 1 साल बाद आएंगे, देखें घुटना टूटे इनका, एक्सपीरियंस हो इनका, उससे हम सीखेंगे। और हमको भी यही करना चाहिए। हमें जल्दी क्या है, हम टॉप 11 देशों में क्यों आना चाहते हैं? जल्दी आने से क्या आपको कोई इनाम मिलने वाला है? लेकिन नुकसान हो सकता है कि ये गलती आपकी इकोनॉमी को तबाह कर सकती है। अगर इस देश की इंडस्ट्री को ऋण उपलब्ध नहीं होगा, बैंकों के पास पैसे नहीं होंगे, तो देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो बड़ा व्यापारी है वो कह रहा है मैं क्यों आरटीजीएस के जरिए भेजूं भाई बैंक टू बैंक, मैं तो सीधे ही पैसे दे दूंगा एक दूसरे को। अब तो डिजिटल है, मुझे कोई बक्से में भर के तो रुपए देने नहीं है। अब आप सोचिए, किसी को अपनी पेमेंट ट्रांसफर करनी है, बेंगलोर के व्यापारी को मुंबई भेजनी है, तो वो सीधे भेज देगा। वो कहेगा मैं क्यों बैंक के चक्कर में पड़ूं, तो बैंकों पे पैसा आएगा ही नहीं। होलसेल में आप लॉन्च करके देख चुके हैं कि किस तरह से व्यापारी अंधाधुंध उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जरा ठहरो, सोच समझ के आगे बढ़ो। ये देश का मामला है। 8 बजे खड़े होकर मित्रों कह देना राष्ट्र हित में नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।